चलिए एक नए महीने का आगाज करते हैं, यानी कि आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में इस करंट अफेयर की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो के जो पीडीएफ फाइल होती है, उन लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल होती है, तो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, स्टार IQ PDF, इसे ज्वाइन कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम क्विज का ग्रुप है स्टार IQ क्विज के नाम से, आप इसे भी ज्वाइन कीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टा पे मुझे आप स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आज शाम को 4 बजे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4 बजे करंट अफेयर का वीडियो होगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरे जुलाई महीने के होने वाले हैं ये, तो यकीनन आप इसे जरूर देखेंगे 4 बजे से 6 बजे तक। फिर 1 घंटे का गैप होगा और 7 बजे हरियाणा के करंट अफेयर होंगे पूरे जुलाई महीने के। तो ये दोनों सेशन आप देखना मत भूलना, 4 घंटे के दोनों सेशन है, 2-2 घंटे के, तो जरूर देखिएगा इन्हें। आप लोगों का पूरा रिवीजन एक टाइप से हो जाएगा, यूं कहिएगा यार, कुछ नए फैक्ट्स आपको सीखने को भी मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के नए चेयरमैन कौन है? तो HPSC के नए चेयरमैन है रंजीत कुमार पंचनंदा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से ऑलरेडी लिख ही दिया है। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का तीसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है? थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि फरीदाबाद रोहतक के अंदर हरियाणा के 2 प्लाज्मा बैंक ऑलरेडी खुल चुके हैं, लेकिन अब तीसरा प्लाज्मा बैंक हरियाणा के गुरुग्राम में ओपन हुआ है। और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। प्लाज्मा होता क्या है ये बात हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा इसे रिवाइज कीजिएगा। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 55% तो प्लाज्मा पाया जाता है और जो 45% है बाकी बचा हुआ वो कोशिकाएं यानी कि सेल पाई जाती है। सेल तो आपको सभी को पता है कि RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पर्टिकुलर फिर 2 चीज़ें होती है। क्या 90% प्लाज्मा में पानी होता है और 10% रिमेनिंग क्या होता है उसके अंदर, मतलब 7-1% प्रोटीन होते हैं और बाकी रिमेनिंग उसके अंदर ग्लूकोज है, सॉल्ट है, हार्मोन्स है, ऐसी चीज़ें हैं। आप इसे ओवरऑल कह सकते हो 10% प्रोटीन पाए जाते हैं राउंड फिगर टाइप से। तो ये प्लाज्मा जो है आपका पेल येलो सा कलर का दिखने के लिए होता है, हल्का हल्का येलो सा कलर होता है। अधिकतर इसमें पानी होता है लेकिन फिर भी ये पेल येलो सा कलर का होता है, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, बिलिरुबिन करके एक पिगमेंट होता है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लाज्मा बैंक क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लाज्मा उन लोगों का लिया जाएगा जो कि कोविड-19 से पहले ग्रसित थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। मतलब किसी भी बीमारी से अगर कोई आदमी ठीक हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी प्रिपेयर हो जाती है, मतलब रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाती है। और वो एंटीबॉडी जो है किसी और पेशेंट के अगर बॉडी में ट्रांसफ्यूज की जाए तो हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसा हो सकता नहीं कहूँगा मैं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में इसका ट्रायल किया गया है और वो बड़ा सक्सेस भी हुआ है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 150 साल 120 सालों से जो है ये काम चल रहा है। डिप्थीरिया से इसे शुरू किया गया था, तब से ही ये सक्सेस माना जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है सर प्लाज्मा बैंक में? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि जिस व्यक्ति ने जो है प्लाज्मा अपना डोनेट किया है क्या वो 100% एक्यूरेट था, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस इंसान में। दूसरी बात ये आती है कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड से प्लाज्मा अलग करना, ये प्रोसेस बहुत ही टिपिकल है, ऐसा नहीं है कि आसानी से इसको अलग हो जाए। तो ये प्लाज्मा जो है ये सस्ता भी नहीं मिलने वाला। अगर किसी को चाहिए इस बैंक से तो 8,500 रुपये एक यूनिट के देने होंगे प्लाज्मा के। तो ये इस पूरी प्रोसेस का एक्चुअल में ब्लड से प्लाज्मा निकालना यही एक सबसे बड़ी टास्क है। तो और अच्छा, दूसरी बात ये, क्या हमारी मशीनें 100% इतनी एक्यूरेट है? जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा निकाला है या जो टेस्ट किया है वो बिल्कुल ठीक ही किया है। मतलब क्या है कि कोरोना वायरस के अगर देखा जाए ना, बाकी चलो टाइम में देखा जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोरोना के टाइम पे देखा जा रहा है ना, तो यहाँ हो सकता है अगर छोटा सा भी सिम्टम कहीं ना कहीं रह गया ना, मतलब 0.0001% भी अगर कहीं ना कहीं शिकायत रहती है तो समझ जाइएगा अगले का तो चैप्टर खत्म है ही है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो देखी जा रही है ना, वो ये है कि HIV होने का जो खतरा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। अदरवाइज तो खैर ओके, नो डाउट, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई तो। अच्छा, हर व्यक्ति को 8,500 रुपये में प्लाज्मा मिलेगा, लेकिन BPL कार्ड धारक और गर्भवती महिला जो है
उनको ये प्लाज्मा फ्री में दिया जाएगा। अच्छा, गुरुग्राम का जिक्र हुआ है ना, तो गुरुग्राम की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी और सोहना बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों की बात की जाए तो हरियाणा की साइबर सिटी है, सपनों की सिटी है, सौर ऊर्जा का हब है, गुरु द्रोणाचार्य का गाँव है, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी, मिलेनियम सिटी है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से हरियाणा के किस जिले में ड्रोन की तैनाती की जाएगी? सर, फसलों को नुकसान पहुंचा कौन रहा है? तो आप सभी को पता है ये टिड्डियां आई हुई है। ठीक है, और ये टिड्डियां जो है यही फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान इस कदर पहुंचा रही है कि मतलब रातों रात को तो खैर ये बैठ जाती है, लेकिन पूरे दिन भर में जो पूरे खेत को चट कर जाती है, पत्तों को खराब कर देती है। अक्सर खाने लायक जैसे बाजरा ही है, लेकिन फिर भी कपास वगैरह है, पर उनको जो है उनके पत्ते वगैरह, उनकी टहलियाँ वगैरह तोड़ देती है, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए ड्रोन की तैनाती की जाएगी ताकि स्प्रे वगैरह छिड़काव हो सके, क्योंकि शाम को 7-8 बजे के बाद में ज़मीन पर बैठ जाती है और पूरी रात भर ज़मीन पर बैठी रहती है। तो उस दौरान अगर इन पर स्प्रे वगैरह का छिड़काव किया जाए ना, तो हो सकता है ये भाग जाएं। तो हिसार और महेंद्रगढ़ में जो है ड्रोन की तैनाती की जाएगी। जहां मैं रह रहा हूं, हमारे घर पे पड़ोस में ही किसी ने डीजे बजा रखा है, 2-3 दिन हो गए। ठीक है, मतलब पहले दिन तो बड़ा मज़ा आया था। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है पढ़ाई के दौरान। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे रूम में किसी को एंटर तक नहीं होने देता, और अगर मतलब घर वालों को भी मैंने समझा रखा कि अगर मेरे रूम में किसी को आना है तो बड़े धीरे से आना है, नॉक नहीं करना तेज से, क्योंकि कि मे बी आई एम रिकॉर्डेड। तो इस वजह से खैर पहले दिन तो बड़ा मज़ा आया था कि वाह डीजे बज रहा है बिल्कुल ही पास में, लेकिन अब तो वो हरामखोर अजीब सा ही लग रहा है। खैर चलो, टिड्डियों को सर ये डीजे बजाने वाला तरीका ठीक है क्या? हाँ, ये शोर शराबे से दूर भागती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शोर शराबे से भी ये दूर जाए। हरामखोरी से ये घूम रही है तो घूमती रहेगी। इनका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि स्प्रे वगैरह करवाई जाए। और ये जो ड्रोन वगैरह की तैनाती है ये किसने करवाई है? हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जिनका नाम है संजीव कौशल। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ में ड्रोन की तैनाती करने की मंजूरी जो है वो दी है। वैसे तो टोटल जो ड्रोन है वो 5 से 6 ड्रोन तैनात होने चाहिए आगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो ये 2 ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। इनके अंदर 10 लीटर की जो है न्यूनतम लोड क्षमता होगी, यानी कि 10 लीटर के इनके अंदर जो है स्प्रे वगैरह डाला जाएगा। 4 घंटे तक ये उड़ सकते हैं मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें रहने वाली है। ये ड्रोन इस टाइप के होते हैं जो आपने शादी ब्याह में खैर देखे ही होंगे। अच्छा, हिसार और महेंद्रगढ़ का जिक्र हुआ है ना, तो हिसार की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। और हिसार जो है इसके उपनाम क्या है? हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल है। इसे मैग्नेट उद्योग भी कहते हैं। इसे जिंदल पाइप उद्योग यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे रविंद्रा पाइप उद्योग फेमस है और सूती धागा मिल फेमस है। मैग्नेट उद्योग का मतलब है, देखिएगा, मैग्नेट सिटी है या मैग्नेट उद्योग, आप एक ही तरीके से याद कर सकते हैं। जिंदल सिटी भी कहते हैं हम लोग इसे। जिंदल पाइप उद्योग फेमस है यहाँ का। और महेंद्रगढ़ का भी जिक्र हुआ है, तो महेंद्रगढ़ को मैप में पकड़िएगा आप लोग। ये रहा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है। और उपनामों की बात की जाए तो खनिज संपदा की खान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा इसी जिले के अंदर है। उद्योगों की बात की जाए तो हवाई चप्पल उद्योग है और नाइट्रोजन प्लांट उद्योग है। लॉजिस्टिक हब उद्योग है यहाँ पे ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया 2021 नेशनल गेम्स के लिए किस जिले के खेल परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि खेलो इंडिया 2021 का जो गेम है वो उसको सिलेक्ट किया गया है हरियाणा राज्य को, और हरियाणा के पंचकुला के अंदर जो है ये गेम्स होने वाले हैं। लेकिन देखिएगा, इतने सारे गेम होंगे, नेशनल लेवल पे गेम होंगे, पूरे भारत भर के यहाँ पे जो है खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेडियम की दिक्कत भी आएगी। तो पंचकुला के स्टेडियम में तो अधिकतर गेम होंगे, लेकिन कुछ गेम जो है वो अंबाला के स्टेडियम में भी होंगे। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पंचकुला के लगता हुआ ही अंबाला है। और ये घोषणा की किसने है? हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं संदीप सिंह। उन्होंने कहा है ये कि पंचकुला के पास लगते अंबाला के अंदर भी जो है कुछ गेम का आयोजन करवाया जाएगा। वैसे ज़्यादातर प्रतियोगिताएं जो है पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर के अंदर करवाई जाएगी, और ये संभावना है कि तकरीबन 25,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेंगे।
अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पहली बार 2018 के अंदर आयोजित हुए थे ये, ठीक है। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और लास्ट इवेंट इसका 2020 के अंदर अभी गया था, जिसके अंदर जो है असम गुवाहाटी के अंदर वो हुए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग पहली बार 2018 में हरियाणा का क्या पोजीशन था, 2019 में क्या था और 2020 में क्या था? अब तक 3 ही बार हुए, तो तीनों का पोजीशन बताइएगा आप लोग। मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ ये, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अंबाला का जिक्र हुआ है ना, तो अंबाला को मैप में देखिएगा, ये रहा अंबाला। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला है, अंबाला कैंट है, मुलाना है और नारायणगढ़ का नाम आता है। उपनामों की बात की जाए तो वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है, ट्विन सिटी है और साइंस सिटी है। अंबाला के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो वामन द्वादशी का मेला है, तीज का मेला है, पंजा खेड़ा है और के साथ में शारदा देवी का मेला भी फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध के आधार पर कितने डॉक्टरों की भर्ती करने का फैसला किया है? कोरोना का टाइम है, सबसे ज़्यादा अगर कमी खल रही है ना तो डॉक्टरों की खल रही है। फिर 2 नंबर पे कुछ आपके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर के साथ में जो काम करते हैं, कंपाउंडर वगैरह जिन्हें हम लोग बोलते हैं। और तीसरी कमी खल रही है हमें पुलिस डिपार्टमेंट की, भले ही वो हरियाणा पुलिस हो, भले ही वो दिल्ली पुलिस हो, भले ही वो झारखंड पुलिस हो, मतलब ओवरऑल राज्य केंद्र पुलिस की या देश केंद्र पुलिस की कमी हमें खल रही है। तो हरियाणा के अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है एक अनुबंध के तहत 2200 नए डॉक्टर की जो है कमी है उनकी भर्ती करवाने के आदेश दिया है, फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है। इन भर्तियों से जो है सरकारी खजाने पे कितना फर्क पड़ेगा सर? तो तकरीबन 155 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि इनको सैलरी भी तो देनी होगी ना। और इन डॉक्टरों में कि जो है डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स है, मतलब अकेले डॉक्टर ही नहीं है, साथ के साथ कुछ हेल्थ वर्कर्स भी साथ में रहने वाले हैं। चलिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले में फसल बीमा योजना की दरों में 5 साल में 3.5 गुना वृद्धि हुई है? फसल बीमा योजना, आप लोगों को तो ये आसानी से पता ही होगा कि जब हम कोई भी फसल बोते हैं तो उस फसल का बीमा करवा देते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि इस पे अभी थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि अब मर्जी से जो है बीमा नहीं कटेगा, अगर हम चाहेंगे तो ही बीमा करवाएंगे। पहले क्या हो रहा है कि अगर किसी का केसीसी बनी हुई है तो उसके अकाउंट से सीधे ही अपने आप बीमा हो जाता है हर साल, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब अपनी मर्जी से अगर बीमा करवाना चाहेंगे तो ही, और ये पंचायतों से पूछ के ही ये निर्णय लिया जाएगा फिर फाइनली। लेकिन फसल बीमा योजना की दरों में जो उसके आपकी स्कीम्स के दौरान जो रेट्स हैं उनके जो है रेट में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। किस जिले के अंदर हुई है? तो ये हुई है पानीपत के अंदर हुई है। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी और उसके लगभग 4-5 साल बाद में क्या हुआ कि प्रीमियर की दर में जो है वो 3.5 गुना तक परसेंट में बढ़ गई है। कपास का प्रीमियम 3081 रुपये तक बढ़ चुका है और धान का प्रीमियर जो है वो 514 रुपये तक बढ़ चुका है। गेहूं में 186, सरसों का प्रीमियम जो 169 रुपये प्रति एकड़ की तरफ से बढ़ोतरी हुई है। तो आपको परसेंटेज याद कर लेना है ये कि 3.5 गुना वृद्धि हुई है पानीपत के अंदर, ठीक है। और किसान, इस पानीपत जिले के अंदर किसानों की संख्या लगभग 60,000 से भी पार है और 2019 में जो तकरीबन 20,000 किसानों ने जो है फसल का बीमा करवाया था, और लेकिन प्रीमियर बढ़ने के कारण इस बार केवल 750 किसानों ने ही जो है प्रीमियर करवाया है, क्योंकि मन में तो हो ही जाता है यार, इतना पैसा पहले से लगा देंगे, इतना क्या पता मुआवजा मिले या ना मिले। चलिएगा, पानीपत की बात हुई है तो पानीपत की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर है। और पानीपत जो है उसको बुनकरों का शहर कहते हैं हम लोग, सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं और कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो हैंडलूम उद्योग फेमस है, पंचरंगा अचार उद्योग फेमस है, डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग फेमस है और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड भी फेमस है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के अलावा कितने राज्यों में मछली सर्विलेंस कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मछली सर्विलेंस कार्यक्रम का सीधा से देखो उद्देश्य ये है कि जो मछलियों में रोग आ रहे हैं, बीमारियां आ रही है, जिस वजह से जो मछली पालक है वो परेशान है, वो मछलियों के अंदर जो रोग आ रहे हैं उनकी पहचान करना और उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, यही वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब ये कितने राज्यों के अंदर चलाया जा रहा है? तो इसका सी ऑप्शन से ये 31 के अंदर चलाया जा रहा है।
अब आप कहेंगे सर 31 राज्य है कहाँ पे भारत में? देखिएगा 31 राज्य और के साथ मतलब राज्य और के साथ में केंद्र शासित प्रदेश, ज़्यादा अच्छे से कहूँ तो ये रहेगा। जैसे इसका कुछ है कि मैं आपको मुख्य मुख्य बताता हूँ, जैसे यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे हैं। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, ये आइलैंड जो हैं इनके अंदर ये परियोजनाएँ चलाई जा रही है। तो टोटल 31 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये सर्विलेंस प्रक्रिया चलाई जा रही है। और इस प्रक्रिया को चलाया किसके माध्यम से जा रहा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी विकास बोर्ड, नेशनल स्टैटिक्स डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके तहत इसे परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। और इसका काम कितना है? इसका काम बस इतना ही है कि मछली पालकों को थोड़ी सी सहायता देना और मछलियों के अंदर जितने भी रोग वगैरह आ रहे हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी ठीक करवा देना, ठीक है, और उनकी आय वगैरह को दोगुना कर देना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, उससे पहले हमें जान लेना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले को सीएम फ्लाइंग की सीधी निगरानी में रखने का फैसला किया है? तो सोनीपत जिले को हरियाणा सरकार ने सीएम फ्लाइंग की सीधी निगरानी के अंदर रखने का जो फैसला लिया है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब सीधा सा यही है कि यहाँ पे होने वाले क्राइम है या यहाँ पे होने वाला भ्रष्टाचार है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसको जल्द से जल्द रोका जा सकता है। देखिएगा सीएम फ्लाइंग का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे बिना किसी से इजाज़त लिए डायरेक्ट रेड कर सकती है ये फ्लाइंग। और कोई भी अगर शिकायत वगैरह होती है तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इन पे पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ही काम जो है वो किया गया है। और यहाँ पे रेड करने के लिए रोहतक से जो है दौड़ नहीं लगानी होगी। पहले क्या है, सीएम फ्लाइंग रोहतक से आती है और ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मादक पदार्थ या गैंग है या शराब तस्करी होती है, इन चीज़ों को रोक लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों में ये देखा गया कि शराब तस्करी और मादक पदार्थ जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी हद तक लोग तस्करी वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है कि जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो और भ्रष्टाचार को तुरंत रोका जा सके। सरकारी कार्यालय के अंदर कुछ ऐसी भी शिकायतें आई है कि अधिकारी है वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो उनके लिए भी यूँ समझ लीजिएगा आप लोग, तो आला कमान जो है कोई भी शिकायत करता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी, तुरंत करवाई जाएगी फिर उसकी जांच। सोनीपत का जिक्र हुआ है, सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को होती है और हुई है। और बात करते हैं सोनीपत के उपनामों की, तो एटलस सिटी ऑफ हरियाणा है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा है, गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं इसे। उद्योगों की बात की जाए तो एटलस साइकिल का कारखाना जो कि अभी बंद हो चुका है खैर वर्तमान में, लेकिन पेपर में तो बना ही रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक ये क्वेश्चन। और मंदिरों की बात की जाए तो एटलस मंदिर भी फेमस है। हाल ही में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट बनाने के लिए हरियाणा के किस गांव का चयन किया गया है? इसके लिए चयन किया गया है हरियाणा के रत्ताखेड़ा गांव को, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये गोवर्धन परियोजना का सीधा सा मतलब क्या है कि आप लोगों को पता हो, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि गाय है, भैंस है, हमारे घर में जो भी हम लोग पशु रखते हैं उनके गोबर से एक बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा एलपीजी जो है उसके अंदर कुछ जैसे ब्यूटेन है या उसके अंदर आप कह सकते हो प्रोपेन है, वो कहीं हद तक जो है आप लोग लेके आते हैं उन चीज़ों को, तो बहुत महंगी पड़ती है वो आप लोगों के लिए। तो आप लोग सस्ते में कुछ करिएगा इलाज। और दूसरी बात क्या है कि वातावरण का थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है प्रदूषण भी होता है, लेकिन सीएनजी का या यूँ कहिएगा आप लोग नेचुरल गैस का वातावरण के अंदर कोई प्रदूषण नहीं होता। एक सस्ती की सस्ती मिल जाएगी और एक घर की चीज़, ये यूँ कहिएगा कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन मॉडल परियोजना जो है उसको लॉन्च किया। इसका एक बड़ा उद्देश्य और भी है कि गांव के अंदर गोबर वाला कचरा जो है उसका सही मैनेजमेंट भी हो जाएगा। रत्ताखेड़ा गांव जो है ये सिरसा जिले का गांव है, ठीक है। और यहाँ पे बायोगैस से न केवल रसोई के चूल्हे जलेंगे बल्कि खेतों के लिए जो जैविक खाद भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही काम एक साथ हो जाते हैं इससे। रत्ताखेड़ा में 62 से 72 लाख रुपए की लागत से जो है इस परियोजना का प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। और परियोजना के लिए तहत 50 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा जो है खर्च किए जाएंगे। जो स्वच्छ भारत मिशन जो है ना हमारा, इस 62 लाख में से या 62 से 72 लाख जो भी लगे उसमें 50 लाख तो ये स्वच्छ भारत मिशन ही देंगे। बाकी के 16 लाख जो है 16,72,000 रुपए की राशि मनरेगा, 15वें वित्त आयोग तथा पंचायत के फंड से भी खर्च की जाएगी कुछ राशि, ठीक है। तो ये आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, ये बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, पर बात सिरसा की हुई है तो सिरसा की स्थापना कब हुई है? 1 सितंबर 1975 को हुई है। क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। और उपनामों में संतों की नगरी कहते हैं, हरियाणा की वन नगरी कहते हैं, हरियाणा की साहित्य नगरी कहते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो हंटर जीप उद्योग काफ़ी फेमस है।
हरियाणा के किस जिले में पशु अस्पताल बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो पशु अस्पताल बनाया जाएगा वो सोनीपत के अंदर बनाया जाएगा। पशुओं के अस्पताल के लिए 5000 गज में जो है ये बनेगा, ताकि पशुओं के लिए हरा भरा वातावरण का तैयार किया जाए, पौधारोपण किया जाए, पाइपलाइन बिछाई जा सके, और यूँ कहिएगा आप लोग पशुओं को जो है एक नेचुरल जंगल जैसा वातावरण देने के लिए, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड तो भी जो है उनके लिए डॉक्टर की तैनाती भी करवाई जाएगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरित ब्रांड के नाम से कितने स्टोर खोलने का निर्णय किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरित ब्रांड के नाम से जो है वो 2000 स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि जो है जितने भी आपकी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके तहत ही हरित ब्रांड को खोला जाएगा और किसानों की आय दोगुनी हो सके। और दूसरी बात यह है कि कपास वगैरह का रेट भी इससे बढ़ जाएगा। खादी का प्रयोग करवाने के लिए लोगों से जो है वो अपील की गई है, ताकि जैसे गांधी जी कहा करते थे कि खादी का प्रयोग करो, अपने स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करो, उसी के तहत ही उसी चीज़ों को मेन में लक्ष्य रख के ये रिटेल जो स्टोर हैं वगैरह ये खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले पंचकुला में हुई थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये, ठीक है। और विटा और हैफेड भी इसके साथ में मिलके ही काम करने वाले हैं ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्या कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में जारी किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भिवानी में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में या गुरुग्राम में? डिटेल से बताइएगा पशु किसान क्रेडिट योजना क्या है और इस जिले के बारे में भी। इसके साथ ही मुझे आप एक चीज़ और बताइएगा इस डिटेल से, क्या मतलब अलग, ये तो इसका आंसर देंगे, इसके अलावा एक अलग से कमेंट करिएगा। क्या करिएगा आप लोग कि परसों से हम लोग यानी कि 3 अगस्त रक्षाबंधन से मैं क्लास का टाइम फिक्स कर रहा हूँ। अब तक बच्चों ने मुझसे पूछा है, मैंने उनसे पूछा है या मुझसे उन्होंने पूछा है, तो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग बच्चों ने ज़्यादातर मुझे 5 बजे का कहा है कि सुबह 5 बजे क्लास होनी चाहिए सर। हालांकि कुछ बच्चों ने 6 बजे और 7 बजे का भी टाइम लिया है। आप मुझे अलग से कमेंट कर दीजिएगा। अब तक के रिव्यू में बच्चों ने ज़्यादातर 5 बजे बोला है, लेकिन आप एक कमेंट कर दीजिएगा सिर्फ टाइम लिख के, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए रिजल्ट निकालने में। तो कल तो आपकी 2 अगस्त को तो फिर रैंडमली क्लास रहेगी जैसे होती है अब रोज़, और 3 अगस्त से आपकी एक टाइम फिक्स क्लास होएगी, पर्टिकुलर उसी टाइम पे आप जो है मेरे साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ आप क्लास को देख सकते हैं। तो ऐसा आप करना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और आज शाम को देखना मत भूलिएगा करंट अफेयर की लाइव वीडियो को। धन्यवाद।